नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं रितेश जादौन फ्रॉम विवेकानंद कंपटीशन क्लासेस, भरतपुर, राजस्थान। और आज इस क्लास में हम अपने शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या मुख्य रूप से रीट परीक्षा, या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे पुलिस एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस का घोषित है, या सेंट्रल एग्ज़ाम, इसके अलावा सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम से संबंधित आज इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मित्रों, सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो वर्तमान में वैचारिक विचारधारा चल रही है उसके बारे में बस 1 मिनट का अटेंशन दे देता हूँ कि कोरोना काल में सब लोग बगैर ज़रूरी किसी काम के घर से ना निकलें और गाइडलाइन का याद रखें। मास्क हमने पहना हुआ था अभी, पर थोड़ा सा अभी स्पीच के टाइम पे उतार दिया, पर वैसे पहना हुआ है। सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बाहर से घर आते वक्त सोशल डिस्टेंस का पालन करें, 2 गज यानी लगभग 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। कुल मिलाकर अपनी सेहत और अपनों का जरूर ध्यान रखें। आइए, कोरोना काल के दरमियान एक लंबे दौर से कोचिंग संस्थान अभी थोड़ी ऑफ है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को तैयारी करने में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। बस इसीलिए थोड़ा सा ये पूरा मामला बिठाया गया है और जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध कराई गई हैं, आगे और रेगुलर उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी। अलग अलग टॉपिक्स, सभी सिलेबस, यानी जो भी आपका सिलेबस है निर्धारित सभी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो, अच्छी तरीके से, बहुत दमदारी तरीके से आपकी तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा। इस क्लास में आज हम इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 1 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं हिस्ट्री को और बता देते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है, या बाकियों को अभी हमने नदारद क्यों रखा है। भारत का इतिहास जो है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास यानी ओल्ड इंडिया हिस्ट्री, एशियन जिसको बोलते हैं। दूसरा, मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम इन तीनों सेक्शन में से ओल्ड, मेडाइवल, मॉडर्न, तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं पर यहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, आधुनिक भारत की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे अपन लोग ब्रिटिश काल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अंग्रेजों के आने से लेकर भारत और भारत से जाने तक का जो समय है उसे मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के नाम से भाई और बहनों जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। एक ही क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे आधुनिक भारत, उसे मध्यकालीन भारत कहा जाता है। मध्यकालीन भारत के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद का जो समय है, या 18वीं शताब्दी जो है उससे आगे का जो समय है, स्वतंत्रता तक का जो समय है उसे आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के नाम से भाई और बहनों जाना जाता है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 18वीं शताब्दी के लगभग से आधुनिक भारत की संपूर्ण जानकारी। भाई और बहनों, आधुनिक काल के दरमियान यूरोप और भारत, इन 2 सभ्यताओं का मेल, जिसका मुख्य कारण तो भारत पर आधिपत्य था, लेकिन जो दिखाया गया वो था व्यापार। मध्यकाल के प्रारंभ में एक एक करके 5 यूरोपियन जातियां भारत आई, जिनमें सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए
डच, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद आए डेन, और आखिर में आए फ्रांसीसी। तो मध्यकाल में एक एक करके वे 5 यूरोपियन जातियां भारत आई। वैसे स्वीडिश भी बताते हैं, मगर उनका संबंध थोड़ा सा फ्रांसीसियों के संबंध में ही था, तो वो अलग से नहीं आए। इसलिए भारत आने वाली 5 प्रमुख यूरोपियन जातियां मानी जाती हैं। सबसे पहले नंबर 1 पुर्तगाली, नंबर 2 डच, नंबर 3 अंग्रेज, नंबर 4 डेन और नंबर 5 फ्रांसीसी। एक एक करके ये 5 यूरोपियन जातियां इसी क्रम में भारत आए। पुर्तगाली, उसके बाद में डच, उसके बाद में अंग्रेज, उसके बाद में डेन और आखिर में फ्रांसीसी। जिस क्रम में भाई और बहनों आपको बताया गया है, आपको उसी क्रम में याद करना है। भारत आने वाली 5 यूरोपियन जातियां, ये 5 थी, कोई सी भी पहले रख लो, कोई सी भी बात रख लो, ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, मतलब पुर्तगाली, उसके बाद में डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर आखिर में फ्रांसीसी। आपको इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा, इसमें किसी किस्म का कोई तिगड़ा या जुगाड़ नहीं चले। आइए तो एक एक करके हम इन 5 की जानकारी प्राप्त करते हैं, और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी उन लोगों पर जिन लोगों ने लगभग 190 साल, लगभग 200 सालों तक भारत पर अधिकार रखा, यानी अंग्रेजों पर बात एक एक करके सब की जाएगी। तो आइए, तो सबसे पहले भारत आए पुर्तगाली, उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले पुर्तगाली। पुर्तगाली यूरोप महाद्वीप के देश पुर्तगाल से संबंधित, यूरोप महाद्वीप के देश पुर्तगाल से संबंधित। पुर्तगालियों ने क्या किया था कि मध्यकाल के बिल्कुल प्रारंभिक दौर में, मध्यकाल के प्रारंभिक दौर में इन्होंने समुद्री मार्गों पर अधिकार करने की कोशिश की, और इन्हीं यात्रा के दरमियान इनको काफी सारे देशों का समुद्री मार्ग पता चला। जैसे भारत की बात करते हैं तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नागरिक का नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाली नागरिक का नाम था वास्को डी गामा। ये जो वास्को डी गामा था, ये पुर्तगाल यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में निकला। समय बीता और अंततः वास्को डी गामा कालीकट, ये केरल में है, यहाँ पर पहुंचने में सफल हो गया। तो याद रखना, आपने हो सकता है ऐसा सुना हो, पढ़ा तो क्या नहीं होगा, कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कोई होता ही नहीं। पुर्तगाल से कई शताब्दियों पहले भारत एक पूर्ण विकसित अवस्था में मौजूद था। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने वाले जलीय मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज की। तो याद रखना, कालीकट केरल पहुंचा, और कालीकट केरल के स्थानीय शासक थे जमोरिन, ये उनकी उपाधि थी जमोरिन। कालीकट केरल के स्थानीय शासक का नाम था जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा यहाँ आया, उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, आवास, भोजन सब उपलब्ध कराया गया। वैसे तो वास्को डी गामा लगभग 1499 ईस्वी में भारत से चला गया, पर 1502 ईस्वी के मध्य यह पुणे दोबारा भारत आया था। ये वास्को डी गामा का मैटर है स्पेशल। मामला दरअसल ये हुआ कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो इसने भारत के भोजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुगंध महसूस की, जो थी हमारे स्पाइसेस यानी मसालों की। जैसे काली मिर्च को ये लोग यवन प्रिया कहते थे, हो सकता है मसालों में इनको सबसे ज़्यादा पसंद काली मिर्च थी, और काली मिर्च निश्चित रूप से बहुत अच्छा मसाला है। या विभिन्न प्रकार के जो हमारे मसाले हैं, ये लोग अपने साथ लेकर के गए और उन मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात प्रारंभ किया, जिससे इनको विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति हुई, फायदा हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। बस वही मसालों की सुगंध और व्यापार का लालच धीरे धीरे धीरे
एक एक करके सभी यूरोपियनों को भारत खींच कर ले आया। आइए जानकारी में आगे प्राप्त करते हैं कि पुर्तगाली भारत आए और भारत में आकर इन्होंने देखा कि भारत में एक से अधिक बहुत सारे राज्य हैं जिनका काम केवल आपस में लड़ना है। तो भारत में सेंधमारी करने में या भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने में उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अधिकार किया कोचीन और यहां पर अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र बनाया, जिसे अमूमन किताबों में दुर्ग या फिर कोठी के नाम से जाना जाता है। एक ही बात है, दुर्ग बनाया, कोठी बनाई, प्रथम व्यापारिक केंद्र बनाया पुर्तगालियों ने। कहां पर बनाया? कोची में, ये भी केरल में है। इसके बाद में पुर्तगालियों ने 1510 में कोचीन के साथ साथ लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और 1510 में अंतिम रूप से इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया। कहां पर अधिकार कर लिया? गोवा पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पुर्तगाली भारत पे स्थापित हो गए। उद्देश्य भारत पर अधिकार करने का भी था, पर जो दिखाया जा रहा था वो था व्यापार करने। भाई और बहनों, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मोड़ा को नियुक्त किया। फ्रांसिस्को अल्मोड़ा को नियुक्त किया। वैसे इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, डी फॉर डॉग। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को नियुक्त किया। साम्राज्यवादी गवर्नर था, जो कि एक गवर्नर था जिसने फ्रांसीसी साम्राज्य को पुर्तगाली साम्राज्य को कोचीन से लेकर के गोवा जैसी स्थिति में भी पहुंचा दिया था भाई बहनों। इसके साथ ही आपको याद रहे कि ये जो पुर्तगाली थे, इनका प्रथम विस्तारवादी साम्राज्यवादी जो था गवर्नर, उसका नाम था अल्फ्रांसो। ये इनका साम्राज्यवादी गवर्नर था जिन्होंने गोवा के कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। पुर्तगालियों को यह बात पता थी कि अगर उनको पूरी दुनिया में अपना व्यापार स्थापित करना है तो उन्हें किसी भी कीमत पर समुद्री मार्गों पर अधिकार करना पड़ेगा। समुद्री मार्गों से मतलब इन्होंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई, जिसके तहत इन्होंने विश्व के बहुत बड़े मैटर समुद्री मार्गों पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, लूट खसूट से बचने के लिए। ऐसी स्थिति में पुर्तगाली स्वयं को कहते थे सागर का स्वामी। सागर का स्वामी। और याद रखना, इन्होंने समुद्रों पर अधिकार करने के लिए जो नीति, जो पॉलिसी लागू करी, उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लागू करी? ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लागू की। तो याद रखें भाई और बहनों कि पुर्तगाली यूरोपियन जातियों में सबसे पहले भारत आए। ये पुर्तगाल देश से संबंधित थे। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया, 1498 ईस्वी में आया। कालीकट केरल आया। स्थानीय शासक जमोरी ने इनका स्वागत किया। 1499 ईस्वी भारत से चला गया। 1502 में फिर से आ गया। पुर्तगालियों ने अपना प्रमुख प्रथम व्यापारिक केंद्र कोचीन को बनाया, जिसे आप प्रथम दुर्ग या प्रथम कोठी के नाम से भी बोल सकते हो। 1510 में इन्होंने गोवा को अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना लिया। यहाँ तो प्रथम था, ये प्रमुख हो गया गोवा, इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। प्रथम गवर्नर जो पुर्तगालियों ने भारत में नियुक्त किया, फ्रांसिस्को अल्मोड़ा। अल्फ्रांसो साम्राज्यवादी शासक, उनका गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्रों पर अधिकार करने की लागू करी, जिस कारण ये स्वयं को कहते थे सागर का स्वामी। याद रहे, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए 1498 में और सबसे अंत में भारत से गए थे 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी घटना मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसकी बात आई। पुर्तगालियों का मैटर हुआ।
पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपियन जाति थी डच। डच आए थे हॉलैंड से। डच आए थे हॉलैंड से। याद रखें भाई और बहनों कि हॉलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। उम्मीद है आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो आप सुन लीजिए और सर्च भी कर सकते हो हॉलैंड। तो डच हॉलैंड से आए थे। डच भारत सबसे पहले तो 1599 में आए थे, लेकिन याद रखना लगभग 1605 में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आपने नाम सुना है, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार से इसका कंपनी थी, जो कि 1605 में भारत आई थी। डचों ने पुर्तगालियों को भारत के अंदर व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा दी और पुर्तगालियों के व्यापार को बड़े पैमाने पर आघात पहुंचाया। यानी अगर भारत में व्यापार करने में यूरोपियन जातियों में सबसे आगे पुर्तगाली थे, तो अब ये पीछे हो गए और नंबर 1 कौन हो गए? डच हो गए। इस स्थिति में डचों ने अपने व्यापार को भारत के अंदर ला दिया, पुर्तगालियों से पीछे हो गए, डच व्यापार में आगे निकल गए। साम्राज्य का निर्माण उन्होंने सबसे पहले बिहार में किया और बिहार के साथ साथ गुजरात में किया। गुजरात और बिहार के क्षेत्रों में डचों ने अपना गुजरात और बिहार के क्षेत्रों में डचों ने अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया और यहीं पर अपनी सारी कोठियां यानी कि फैक्ट्रियां स्थापित करी। कार्नेलिस जंगस्थन, कार्नेलिस जंगस्थन ये प्रथम गवर्नर थे जो हॉलैंड की ओर से, जो डचों की ओर से भारत में नियुक्त किए गए थे भाई और बहनों। डचों के बाद भारत आने वाली तीसरी प्रमुख यूरोपियन जाति थी अंग्रेज। अंग्रेजों को तो आपको पता ही है कि ये लोग कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भी कह सकते हो या यूके ब्रिटेन से भी कह सकते हो। अंग्रेज भारत आए इंग्लैंड से और अंग्रेज भारत डायरेक्ट अपनी व्यापारिक कंपनियों को लेकर के नहीं आए। कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर के समय पर भी अंग्रेजों का भारत में आना जाना छोटे मोटे व्यापारिक तौर पर रहा था। अकबर के बाद जब मुगल बादशाह जहांगीर का समय आया तो उन्होंने चिकित्सकों के रूप में, चिकित्सक डॉक्टरों के रूप में अंग्रेजों को नियुक्त किया। लेकिन जब अंग्रेज पूरी तरीके से स्थापित होने के लिए समर्पित होकर के भारत आए, वो दौर था 1599 ईस्वी। 1599 ईस्वी ये वो दौर था जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उन्होंने एक कंपनी गठित करी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को भारत व्यापार करने के लिए भेज दी। लगभग 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। मुंबई, कहां पर आई? भारत, मुंबई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, मुंबई आई। समुद्री मार्ग से आए ना, इसलिए मुंबई। अब ऐसी स्थिति में जब अंग्रेज भारत आए, उस समय भारत का शासक कौन था? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और था मुगल बादशाह अकबर। कौन था उस समय? मुगल बादशाह अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी का समय मुगल बादशाह अकबर का कार्यकाल था। 1605 से 1627 का समय मुगल बादशाह जहांगीर का कार्यकाल था। तो अंग्रेज जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत लेकर आए 1600 ईस्वी में, या जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी इंग्लैंड में 1599 ईस्वी में, उस समय भारत का शासक कौन था? कौन था? जरा एक बार बोल जाओ। मुगल बादशाह अकबर भाई और बहन। याद रहे, अंग्रेज भारत आ गए। 1605 में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बन गए। समय बदला भाई और बहनों, और 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस अपने सहायक विलियम फिंच के साथ भारत आया। किसके साथ भारत आ गया? विलियम हॉकिंस
जो कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज प्रथम का राजदूत था। विलियम हॉकिंस अपने सहायक विलियम फिंच के साथ भारत आ गया। समकालीन मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। जहांगीर की विलियम हॉकिंस और फिंच से मुलाकात हुई थी आगरा के अंतर्गत, जहां पर हॉकिंस ने फ्री ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि मुक्त व्यापारिक पत्र की मांग की थी स्वागत सत्कार करने के बाद जहांगीर का। जहांगीर वैसे तो देना चाहता था, क्योंकि जहांगीर को अंग्रेज काफी अच्छे लगते थे, इनका भेंट पुरस्कार लेन देन का जो तरीका था काफी अच्छा लगता था, जहांगीर देना चाहता था। लेकिन पुर्तगालियों के विद्रोह के कारण पुर्तगालियों ने विरोध कर दिया था कि भाई व्यापारिक पत्र अगर मिलेगा यूरोपियनों में किसी को सबसे पहले हमको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बड़े पैमाने पर कहीं नरसंहार घटना वगैरह वगैरह बहुत बुरा कुछ नहीं हो जाए, जिस वजह से जहांगीर ने इनको भारत में व्यापार करने की परमिशन तो दे दी, भारत में व्यापार करने की क्या दे दी? परमिशन तो दे दी, लेकिन व्यापारिक पत्र नहीं दिया। क्या नहीं दिया? व्यापारिक पत्र भाई और बहनों नहीं दिया। इसके बाद याद रहे अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। अपने जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को अपने मुगल दरबार में कार्य भी दिया। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो थी वो लगाई मुसलीपट्टनम। परंतु याद रहे युद्धों के चलते या प्रशासन के द्वारा सहायता नहीं कर पाने के कारण ये कोठी स्थापित नहीं हो पाई, संचालित नहीं हो पाई। सीधा मान लीजिए मुसलीपट्टनम की कोठी केवल कोठी ही बनकर रह गई, उसका कार्य कभी प्रारंभ नहीं हुआ। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी 1613 ईस्वी में सूरत गुजरात में है, सूरत गुजरात में भाई और बहनों स्थापित की गई। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित करी थी? मुसलीपट्टनम में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। कब स्थापित करी? 1611। प्रथम सफल व्यापारिक कोठी कब स्थापित करी? 1613 में। और कहां पर स्थापित करी? गुजरात के सूरत में स्थापित की 1613 ईस्वी में। समय आगे बढ़ता रहा और अंग्रेज भारत में पैर अपने जमाते चले गए। समय आ गया भाई और बहनों 1615 ईस्वी में, जब ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज प्रथम का एक और राजदूत जिसका नाम था, फेमस है, सभी लोग जानते होंगे, सर टॉमस रॉ भारत आया। सोने की तलवार, मयान पर हीरे जड़ी हुई, कई सारे अंग्रेज दास दासियां लेकर जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है, यानी मुगल बादशाह जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है अगले वर्ष, यानी कि 1616 ईस्वी में मैगजीन के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में होती है? मैगजीन दुर्ग में होती है। और ये मैगजीन दुर्ग कहां पर है भाइयों? जरा बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक, अजमेर में। याद रखना 1570 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने मैगजीन का दुर्ग अजमेर में बनवाया था, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर पूर्णतः मुस्लिम शैली पर आधारित एकमात्र दुर्ग है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में गोला बारूद के साथ साथ खाना खजाना भी इस दुर्ग में उपस्थित रहता था। और पूरे राजस्थान में अकबर की शक्ति का प्रमुख केंद्र यही मैगजीन का दुर्ग था। इसी मैगजीन दुर्ग के झरोखे में बैठ करके जहांगीर जनता की फरियाद सुनता था। तो 1616 ईस्वी में मैगजीन दुर्ग अजमेर में सर टॉमस रॉ की मुलाकात मुगल बादशाह जहांगीर से हुई। सर टॉमस रॉ के स्वागत सत्कार से, यानी सर टॉमस रॉ ने जहांगीर का किया था, भेंट उपहारों से प्रभावित होकर के जहांगीर प्रभावित हुआ और सर टॉमस रॉ ने इसके बदले में फ्री ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि मुक्त व्यापारिक पत्र मांगा। लेकिन वही बात, जहांगीर तो मुक्त व्यापारिक पत्र देना चाहता था, पर इसी बीच विद्रोह कर दिया किन्होंने? पुर्तगालियों ने, जो अंग्रेजों के विरोधी थे, विरोध कर दिया, जिसके चलते जहांगीर ने मुक्त व्यापारिक पत्र अंग्रेजों को नहीं दिया, लेकिन भारत में पूर्णतः व्यापार करने की परमिशन दे दी। छोटे स्तर पर अधिकार में कोई कुछ नहीं ले सकते, हाँ व्यापार सामान्य रूप से कर सकते हैं। समय आगे बढ़ता रहा भाई और बहनों, और अंततः समय आ गया 1662 ईस्वी। 1662
कुछ जगह 1661 भी माना जाता है, पर सही 1662 है। इस समय एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जॉर्ज चार्नॉक, क्या नाम था? जॉर्ज चार्नॉक। इन्होंने कोलकाता की स्थापना की। इन्होंने कोलकाता की स्थापना की और 1690 ईस्वी तक कोलकाता का निर्माण हुआ। 1662 में प्रारंभ हुआ और 1690 तक कोलकाता का निर्माण चलता रहा। इसके बाद भाई और बहनों समय बीता और लगभग 1668 ईस्वी के दरमियान अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और ये देखिए पुर्तगाली राजकुमारी, कौन सी राजकुमारी? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा इनका पूरा नाम था। अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा जो थी, इनकी शादी हो गई। वो अब अंग्रेज पुर्तगाली एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, लेकिन अब बन गए रिश्तेदार। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत पुर्तगाली जिन जिन साम्राज्य पर स्थापित थे, जैसे गोवा, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, कोची, उन क्षेत्रों तक सीमित हो गए। शेष इन्होंने अपने सारे जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के नाम दहेज में कर दिए। जैसे हमारा बम्बई प्रांत का मतलब है वर्तमान का महाराष्ट्र और गुजरात। ये पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेजों को भाई और बहनों दे दिया और इसके चलते पुर्तगाली शक्ति अंग्रेजों के सामने बिल्कुल शून्य हो गई, ऐसा मान लीजिए। और अब तक के तीनों यूरोपियनों में अंग्रेज सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली चौथी यूरोपियन जाति थी डेन, फ्रॉम डेनमार्क, इनके डेनमार्क से आए थे। डेनमार्क लोगों का या डेन लोगों का भारत पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं रहा, तो इनको ब्लॉक करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं फ्रांसीसी। भाई और बहनों फ्रांसीसी इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा, ये फ्रांस से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? ये फ्रांस से संबंधित थे। अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में यूरोप में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा थी। यानी यूरोप के दो ही प्रवर्तक देश थे, या तो इंग्लैंड या तो फ्रांस, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। वो प्रतिस्पर्धा यूरोप वाली अब इन दोनों की भारत में भी देखने को मिलेगी। यानी वहां भी अनबन इन दोनों में और यहाँ भी अनबन इन दोनों में, अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में। लगभग भाई और बहनों 1662 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत आ गए और इन्होंने 1668 में 68 अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई। प्रथम व्यापारिक कोठी जो थी वो कहां पर लगाई? सूरत में लगाई, गुजरात। कुछ याद आ रहा होगा आपको, अंग्रेजों ने भी अपनी प्रथम सफल व्यापारिक कोठी कहां पर लगाई थी? 1613 में सूरत में। और फ्रांसीसियों ने भी 1668 में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर लगाई? सूरत में, क्योंकि वहां पर भी इनकी प्रतिस्पर्धा थी और यहां पर भी अब इनकी प्रतिस्पर्धा हो गई। याद रहे भाई और बहनों कि जो ये फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों ने आकर के भारत में अंग्रेजों को कड़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा दी। कड़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यानी जो चीज अंग्रेज जिस मूल्य पर बेच रहे हैं उससे कम मूल्य पर फ्रांसीसी बेचते, जिससे अंग्रेजों का व्यापार गिर रहा था और फ्रांसीसियों का व्यापार लगातार बढ़ रहा था। अंग्रेज ये सब देख नहीं सकते थे, इसलिए वहां यूरोप से और यहाँ भारत तक इनके मध्य बड़े पैमाने पर युद्ध प्रारंभ हो गए। तो फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य यूरोप के अंतर्गत जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी उसका असर यहाँ पर भी दिखाई दिया। यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई, फ्रांसीसी हारी। फ्रांसीसियों की इन हार का असर भारत में भी दिखाई दिया। कैसे? आओ जानकारी करते हैं। अगर कोई आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो, कहीं कोई डाउट हो, तो हम जब अभी अपलोड करेंगे इसको वीडियो को, तो
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर जो अपने पर्सनल स्टूडेंट्स हैं वो ऑन कॉल भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए तो फिर आगे बढ़ते ही डेटा मिटाना करिए। हाँ तो भाई और बहन, 1768 में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगांजा की शादी हुई और पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया हमारा बम्बई प्रांत। बम्बई प्रांत का मतलब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों प्रांत मिलाकर पहले बम्बई प्रांत बनाते हैं। समय गुजरता चला गया और अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की 1707 में हो गई। क्या हुई? 1707 में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल काल समाप्त होता है, उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। उत्तर मुगल काल का मतलब है वो दौर जब औरंगजेब एक शक्तिशाली मुगल शासक की मृत्यु के बाद छोटे छोटे बहुत सारे कम कार्यकाल के और पिछलग्गू मुगल बादशाह रहे जो अपने आंतरिक कलह में फंसे रहे, या फिर अंततः उनको मार डाला गया, परास्त कर दिया गया, भगा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया, षड्यंत्रों का शिकार बना लिया गया। और अंततः मामला क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह मुगल बादशाह बनता है। बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद में अगला मुगल बादशाह बनता है फर्रुखशियर। कौन बनता है अगला मुगल बादशाह? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो है उन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशियर जो थे, इन्होंने लालचवश 3000 रुपये सालाना अग्रिम लगान के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक पत्र प्रदान कर दिया। अंग्रेजों को व्यापारिक पत्र प्रदान किसने किया? मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने। कब किया? 1717 ईस्वी में। अंग्रेजों ने इसके बदले में एडवांस टैक्स सालाना कितना दिया? 3000 रुपए। बस यहीं से बहुत बड़ा विवाद धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। वैसे तो 1717 ईस्वी तक अंग्रेजों की पूरे भारत में कई सारी कंपनियां यानी कि फैक्ट्रियां, इनको गिरोह भी कह सकते हैं, उपस्थित थे। फैक्ट्री, कंपनी, कोठी उपस्थित थे। लेकिन मुक्त व्यापारिक पत्र मिलने के बाद अंग्रेजों ने अपनी सबसे बड़ी व्यापारिक कोठी बंगाल यानी कि बंगाल में लगाई। कहां पर लगाई? बंगाल में। बंगाल के नवाब का नाम था अली वर्दी खान। बंगाल के नवाब का नाम था अली वर्दी खान। दरअसल मामला यह हुआ था कि मुगल बादशाह औरंगजेब और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बंगाल में अली वर्दी खान के पूर्वजों ने एक अलग साम्राज्य बनाने की कोशिश करी और अली वर्दी खान ने उसमें सफलता भी हासिल कर ली। अंग्रेजों ने जब अली वर्दी खान के समय पर आकर के बंगाल में अपनी सबसे बड़ी व्यापारिक कोठी लगानी चाहिए तो अली वर्दी खान ने उसका विरोध नहीं किया। अली वर्दी खान ने उसका विरोध नहीं किया। अली वर्दी खान के पौत्र का नाम, पौत्र बेटे का बेटा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अली वर्दी खान की पुत्री का पति यानी कि दामाद का नाम था मीर जाफर। मीर
जाफर। ये अलीवर्दी खान का बहुत बेटे का बेटा था और ये अलीवर्दी खान का दामाद था। अलीवर्दी खान वृद्ध हो चुका था और दोनों में, मीर जाफर दामाद और सिराजुद्दौला, दोनों में एक सत्ता संघर्ष प्रारंभ होने की उम्मीद थी। अलीवर्दी खान ने कुछ ऐसी कोशिश की कि मेरी मृत्यु के बाद भी ये संघर्ष नहीं, जिस वजह से उसने सिराजुद्दौला को तो बनाया बंगाल का नवाब और सेनापति किसको बना दिया? मीर जाफर। किसको बना दिया सेनापति? मीर जाफर को सेनापति बना दिया। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया? इसका पुत्र सिराजुद्दौला, जिसकी उस दरमियान उम्र लगभग 18-20 साल के दरमियान बताई जाती है। और जो आगे युद्ध बताने वाला हूँ 20-22 साल के दरमियान उम्र थी युद्ध में सिराजुद्दौला की, ऐसा बताया। मीर जाफर इसके यानी सिराजुद्दौला के पिता की बहन का पति, यानी इसका फूफा मान लीजिए। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और ये जो मीर जाफर था, मीर जाफर बन गया सेनापति। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला काफी कम उम्र का बंगाल का नवाब, अंग्रेजों ने अपने बंगाल पर अधिकार स्थापित करना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने बंगाल, मद्रास, बंबई, इन सब की जो दीवानी व्यापार करने का जो पत्र प्राप्त किया था मुगल बादशाह से, उस पत्र के माध्यम से अब इन्हें यानी अंग्रेजों को इसे टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। अंग्रेज ऑलरेडी अपना टैक्स बादशाहों को दे रहे थे, जिस वजह से अंग्रेजों ने वो जो टैक्स दे रहे थे अंग्रेज की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया? बंगाल के अंतर्गत राजधानी हुगली के अंतर्गत अंग्रेजों ने सभी छोटे स्तर के व्यापारियों को टैक्स नहीं देने के लिए कहा कि आपको अपने व्यापार का टैक्स नहीं देने हैं, बस आप जितना टैक्स देते थे उसका आधा हमको दे दो, और आपसे कोई भी टैक्स मांगता है तो आप हमारा ये मुक्त व्यापारिक पत्र दिखा दो, आपसे कोई टैक्स नहीं मांगता। सिराजुद्दौला इस बात से भड़क गया कि अंग्रेज टैक्स के रूप में यानी टैक्स लेन देन के रूप में अपनी चला रहे हैं, जिस वजह से अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य विवाद प्रारंभ हो गया। सिराजुद्दौला ने विवादों का निपटारा करने के लिए राजधानी कई बार हुगली से कोलकाता और मंगलुरु हस्तांतरित की, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसी परिस्थितियों में अंततः सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य एक भिड़ंत हुई, जिसकी तारीख मानी जाती है 20 जून 1756। इसे ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है, या कालकोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ? राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप जो अंग्रेज कर रहे थे से परेशान होकर सिराजुद्दौला ने 146 यानी कि 140 अंग्रेजों को पकड़वाकर एक कालकोठरी छोटे से बंकर में बंद करा दिया। दम घुटने से 123 अंग्रेज मारे। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा कर दी और अंततः वो युद्ध होता है 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। प्लासी बंगाल में है। यहाँ पर पलाश के पेड़ों की अधिकता है, जिस वजह से इसे प्लासी का मैदान कहा जाता है। इस युद्ध में लगभग 90,000 साधन संसाधन संपन्न सेना सिराजुद्दौला की थी और 3,000 जो सेना थी वो थी अंग्रेजी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने मीर जाफर यानी प्रमुख सेनापति को अपने पक्ष में मिलाया और 23 जून 1757 के दिन प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब युवा 20-22 साल की उम्र परास्त होकर सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अधिकार कर लिया। प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर से जो प्रॉमिस किया था वो निभाया और मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन याद रहे कि युद्ध अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट
क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया भाई और बहनों? इसको बंगाल का गवर्नर बना गया। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना और इन्होंने मीर जाफर को, जो बंगाल का सेनापति था, पहले विश्वासघाती थे, बंगाल का नवाब बना दिया। ऐसी परिस्थितियों में बंगाल भारत का पहला प्रांत था जो मुगलों के दौर का तो सबसे अमीर प्रांत था सबसे, लेकिन पहला प्रांत अंग्रेजों का जिस पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया। ऐसी परिस्थितियों में बंगाल का अधिकार करने के बाद अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ना स्थायी रही ना ही कम रही, लगातार विस्तृत साम्राज्यवादी नीति इन्होंने अपनाई। 1657 के बाद 1659 वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया? अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया। 1760 ईस्वी बांडीवाश के युद्ध में, 1760 ईस्वी बांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में डेनमार्क वाले अंग्रेजों से लड़ने के काबिल नहीं थे, पुर्तगाली रिश्तेदार बन चुके थे, प्रतिस्पर्धा केवल दो से थी, डचों से वेदरा के युद्ध में हरा दिया अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों से बांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। लेकिन याद रहे, जो इतिहास को थोड़ा बहुत जानते हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनको ये बात पता है कि डचों को, बंगाल को, फ्रांसीसियों को हराने के बाद भी 1760 ईस्वी तक, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, हम उसको सुधार लेते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और 1760 में बांडीवाश का युद्ध हुआ था। कभी कभी बातचीत ऐसी मिस्टेक हो जाती है, आगे बढ़े। 1759 बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया अंग्रेजों ने, 1760 बांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी फ्रांसीसियों को हराने के बाद, डचों को हराने के बाद, बंगाल को हराने के बाद अंग्रेजों की 1760 में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हो जाएं, क्योंकि इस समय पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली थे मराठी, जबकि दिल्ली की गद्दी पर स्थापित थे मुगल। सबसे शक्तिशाली कौन? मराठी। और दिल्ली की गद्दी पर स्थापित कौन? मुगल। दोनों ही अंग्रेज नहीं है, अतः अंग्रेज इस समय कोई शक्तिशाली नहीं। ऐसी परिस्थितियों में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, मराठा पेशवा, छत्रपति शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा पद बहुत शक्तिशाली हो गया था मराठों में। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, इनके ही एक भाई का नाम था सदाशिव भाऊ। पेशवा बाजीराव मस्तानी वाले और सदाशिव भाऊ, यहां से पेशवा बाजीराव और सदाशिव भाऊ के दौर तक, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय है, प्रथम की बात कर रहे हैं। तो पेशवा बाजीराव प्रथम से लेकर सदाशिव भाऊ तक के समय तक बड़े पैमाने पर मराठों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मराठी मुगलों को दिल्ली से नहीं हटाने के पक्ष में थी, तो उनको दिल्ली से हटाया नहीं जाए, बस कठपुतली शासक बनाकर उनको छोड़ दिया जाए। ऐसी परिस्थितियों में मुगल और भी कई सारे देश के विद्रोहियों ने एक विदेशी आक्रांत था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वैसे स्वयं अब्दाली ये बात बोलता था कि मुझे भारत के मुस्लिमों ने ही बुलाया था, इसका मुख्य कारण काफिर थे, यानी कि मराठों ने जो दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार किया था, से बचाव के लिए, भारत में पुनः इस्लामिक सत्ता लागू करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत के मुसलमानों ने ही बुलाया था। ऐसी परिस्थितियों में अहमद शाह अब्दाली भारत आया
और इसने लगभग 1748 से और 1761 तक लगातार आक्रमण करे और अंततः 14 जनवरी के दिन 14 जनवरी को 1761 ईस्वी में मराठे और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ। अफगानों का नेतृत्व किया अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने, और मराठों का नेतृत्व किया किसने? सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ मराठों का नेतृत्व किया, अहमद शाह अब्दाली अफगानों का नेतृत्व किया। दोनों सेनाएं अत्यधिक शक्तिशाली और विशाल थी, पर अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना अत्यधिक विशाल थी। कहा जाता है ऐसी परिस्थितियों में सदाशिव भाऊ के प्रमुख सहायक जो थे वो रहने वाले थे भरतपुर रियासत के शासक महाराजा सूरजमल। भरतपुर रियासत के शक्तिशाली शासक महाराजा सूरजमल सदाशिव भाऊ के बहुत बड़े सहायक रहने वाले थे, लेकिन युद्ध से जस्ट पूर्व यानी तुरंत पहले ही महाराजा सूरजमल ने पानीपत युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया, जिससे सदाशिव भाऊ की स्थिति काफी कमजोर पड़ गई और अंततः अहमद शाह अब्दाली अवध विदेश में नहीं है, अपने भारत में है, उत्तर प्रदेश में है। अवध के शासकों की सहायता से, कुछ भारतीय मुस्लिमों की सहायता से, मुगलों की सहायता से अंततः सदाशिव भाऊ को परास्त करने में सफल हो। कहा जाता है लगभग एक दिन में ही 55,000 मराठे मारे गए थे, जो एक दिन के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार माना है। बस यहीं से मराठों की शक्ति क्षीण हो गई। मारकाट लूटपाट करने के बाद अब्दाली भारत से चला गया। मराठी सबसे पावरफुल थे, वो अब पावरफुल नहीं रहे। अब्दाली पावरफुल था मगर वो भारत से चला गया। अब भारत हो गया शक्ति शून्य। कोई भी ऐसी शक्ति भारत में मौजूद नहीं थी जो पूरे भारत पर अधिकार रख सके। अतः इन्हीं परिस्थितियों ने अंग्रेजों को दिल्ली की ओर चलने के लिए अग्रसर किया। इसकी ओर दिल्ली की ओर चलने के लिए अग्रसर किया। उधर बंगाल का नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की, तो अंग्रेजों ने इसको गद्दी से हटाकर इसके दामाद, कौन? दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने के साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ गुटबंदी प्रारंभ कर दी और मीर कासिम ने, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अगला सेगमेंट बताने के लिए, आइए देखते हैं। बंगाल के नवाब का नाम था मीर कासिम। अवध के नवाब का नाम था शुजा उद्दौला और मुगल बादशाह का नाम था शाह आलम द्वितीय, सेकंड बताया जाता है ये। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये एक पक्ष में थे और दूसरे पक्ष के अंतर्गत अंग्रेज थे, जिसका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन मुनरो। कौन कर रहे थे? कैप्टन मुनरो। तो जो कैप्टन मुनरो है के नेतृत्व में तीनों को एक लाइन से युद्ध में परास्त किया है। युद्ध का नाम था 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर कहां पर है भाई और बहनों? बिहार में। याद रखना, इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने फिर मुड़कर कभी नहीं देखा पीछे। बक्सर को जीतने के बाद अंग्रेज सीधा दिल्ली पहुंचे।
मुगल बादशाह ने अंग्रेजी अधीनता स्वीकार करी और लाल किला दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस तरीके से अंग्रेज भारत पर पूर्णतः स्थापित हो गए। शासन प्रशासन सब अंग्रेजों का ही लागू हो गया। तो यहाँ पर हमारा ब्रिटिश काल के दरमियान अंग्रेजों का भारत आगमन और उनका साम्राज्य विस्तार टॉपिक समाप्त होता है। जस्ट अगले चरण में हम अगली बात करने वाले हैं ब्रिटिश प्रशासन, भारत के अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासन का सर्वे सर्वा, गवर्नर और गवर्नर जनरल टॉपिकों की। तो आइए जानकारी करते हैं। तो ब्रिटिश काल के अगले सेगमेंट में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अपने तीसरे टॉपिक या मोस्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें सभी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम में संबंधित जिसके क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक का नाम गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में जो अपने सर्वोच्च पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करे वो पोस्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय थी। बस उनके समय पर क्या क्या कार्य हुए, युद्ध हुए, समय क्या था, प्रशासनिक कार्य क्या हुए, स्थापना क्या हुई, पुस्तक लिखी गई, समाज सुधारक कौन थे, ऐसा बहुत सारा मैटर हम इसी के अंतर्गत जानने वाले हैं भाइयों। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों में। पहले गवर्नर थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। मैंने आपको बताया था 23 जून 1757 के दिन प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करके मार डाला गया और अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब, बंगाल का सेनापति जो विश्वासघाती था मीर जाफर को बना दिया। लेकिन बंगाल की पूर्ण सत्ता इसके हाथ में नहीं दी, क्योंकि अगर एक राजा से सत्ता छीन करके दूसरे के हाथ में दे दी जाए तो अंग्रेजों को क्या मिला युद्ध का। इसलिए अंग्रेजों ने अपना बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया रॉबर्ट क्लाइव। किसको नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर नियुक्त किया। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में नियुक्त प्रथम गवर्नर था, या बंगाल में नियुक्त प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। 1757-1772 इस बीच गवर्नर पद जो था वो सर्वोच्च पद अंग्रेजों का भारत में उपस्थित था। याद रहे रॉबर्ट क्लाइव एक तो प्रथम गवर्नर था, क्या था? प्रथम गवर्नर। दूसरा इसने बंगाल में द्वैध शासन नीति लागू की। कौन सी नीति? द्वैध शासन नीति लागू करी। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? एक साम्राज्य के दो शासक, जैसे बंगाल एक साम्राज्य है, उसके शासक कितने हैं? दो। एक नवाब यानी कि मीर जाफर और दूसरा गवर्नर यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन का नियुक्ति करी। रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे भाई और बहनों? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे 1772 में इन्होंने कलेक्टर पद का सृजन किया। कौन से पद का सृजन किया? कलेक्टर पद का सृजन किया। जिला कलेक्टर जैसे होते हैं वो, लेकिन इस समय पर इनकी नियुक्ति डायरेक्ट जिले में नहीं करी, गवर्नर जनरल के अधीन की गई। बाद में इनको जिलों में स्थापित करवा दिया जाएगा। लेकिन कलेक्टर पद का सृजन 1772 में किसके द्वारा किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, जिसका क्या माना गया? शक्ति का अत्यधिक प्रयोग या शक्ति का जो एक लिमिट होती है, सरहद होती है, उसको पार कर जाना। अतः हेस्टिंग रिटायरमेंट होने के बाद जब इंग्लैंड पहुंचे तो हेस्टिंग्स को पद से हटाकर इन पर महाभियोग संचालित किया गया था। एकमात्र गवर्नर जनरल अवेलेबल है जो भी वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग पारित किया गया था। 1784 में पारित करके महाभियोग इसको पद से हटा दिया गया था। कारण इसने बंगाल में द्वैध शासन को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रथम कानून लागू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रथम कानून लागू किया, जो था 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट के जो था इसका नाम अंग्रेज अधिकारी सर रेगुलेटिंग ने बनाया था, इस वजह से इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, सबसे पहले गवर्नर का जो पद था वो किया गया समाप्त, गवर्नर का जो पद था वो समाप्त किया गया और उसकी जगह पर गवर्नर जनरल का पद लागू किया गया। अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का, कहाँ का, बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और मद्रास प्रांत प्लस बंबई प्रांत इन दोनों का विलय बंगाल में कर दिया। में कर दिया गया, इन दोनों का विलय बंगाल में कर दिया गया। बंगाल के अंतर्गत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। काय की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, इनको एलिजा एम्पे या एलिजा एम्प्रे के नाम से भी जाना जाता है। बात देखिए, एलिजा एम्पे को बंगाल का प्रथम बंगाल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने धर्म के आधार पर कानून, हिंदू कोड प्लस मुस्लिम कोड, हिंदू कोड प्लस मुस्लिम कोड, इन दोनों की स्थापना करी। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिंदू कोड और मुस्लिम कोड दोनों की स्थापना करी। और याद रहे, इसी के साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट लागू अगले गवर्नर जनरल के समय पर हुआ, इसके बारे में अपन लोग भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामले अलग अलग कर दिए गए। यानी कंपनी का कोई भी कर्मचारी जो होगा वो अपना पर्सनल व्यापार नहीं कर सकता और अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स नहीं चला सकता। कंपनी जो उनको अधिकार देगी, कंपनी जो उनको शक्ति देगी, वो कंपनी के लिए ही उनको प्रयोग करनी है। व्यापारिक और राजनीतिक कंपनी दो भागों में डिवाइड कर दी। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, पद से हटने के बाद, महाभियोग वाला घटना मैंने आपको बताया था, कॉर्नवालिस गद्दी पर बैठे 1784 से 1793 ईस्वी तक। याद रहे, कॉर्नवालिस जो है इन्होंने एक जिले के गद्दी पर बैठते ही एक जिले के सभी अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए। यानी कलेक्टर के हाथों में एक जिले के सभी अधिकार दे दिए। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी, जिसके तहत कुल उपज का 90% तक टैक्स के रूप में लिया गया। यानी स्थायी बंदोबस्त प्रथा जो थी लागू होने पर 90% टैक्स के रूप में लिया गया का मतलब क्या है, आप वो समझ। यानी इन्होंने जो टैक्स वसूली थी वो ठेकेदारी के रूप में बदल दी। यानी कि जो व्यक्ति अंग्रेजों को जितना ज्यादा टैक्स उगाकर दे सकता है, उसी व्यक्ति को एक सरकारी टैक्स ऑफिसर या ठेकेदार बनाया जाएगा। तो फिर क्या था, अंग्रेजों की जरूरत कहाँ रहेगी, अपने ही लोगों को ठगने के लिए, जमीन जायदाद संपत्ति उनको धन को जब्त करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि उनको सरकारी ठेकेदारों का तमगा पहनना था और सारी लूट खसूट करके अंग्रेजों को वो सौंप देते।
इस तरीके से भारत में जो किसान थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, उद्योग धंधे पूरी तरीके से चौपट हो गए, नई व्यापार की संभावना भारत के अंतर्गत समाप्त हो गई और कंपनी का व्यापार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल को लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे ही बोला जाता है, पर लॉर्ड का मतलब ईश्वर समतुल्य होता है। अब आप बोल सकते हो लॉर्ड, पर हम यहाँ पर केवल और केवल कॉर्नवालिस ही बोलेंगे। तो इस तरीके से कंपनी जो थी वो 90% तक कुल उपज का टैक्स के रूप में लेने लग गई। कॉर्नवालिस जो थे, इन कॉर्नवालिस ने जमींदारों के पुलिस अधिकार जो थे वो समाप्त कर दी। सीधी भाषा में सुन लीजिए कि पहले भारत के अंतर्गत छोटे छोटे जमींदार होते थे जिनको सामंत कहा जाता था, उनके पास अपनी एक पर्सनल निजी सेना रहती थी। अंग्रेजों ने इस सेना रखने से उनको प्रतिबंधित कर दिया, जिससे अंग्रेजों को कई तरफा फायदा होने वाला था। अगर सामंत कमजोर होंगे यानी उनके पास सेना नहीं होगी तो वो राजा को सेना नहीं दे पाएंगे, और जब वो राजा के किसी काम के ही नहीं रह जाएंगे तो राजा सामंतों की नियुक्ति भी नहीं करेंगे, और इस तरीके से वहां से वसूल किया गया सारा टैक्स राजा से होते हुए सीधा अंग्रेजों के पास पहुंचने वाला था। यानी कि जमींदारों के पुलिस संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए और टैक्स बिल्कुल सीधा अंग्रेजों के पास आया। इसके लिए कॉर्नवालिस ने प्रशासन जो था उसका यूरोपीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? प्रशासन का यूरोपीयकरण कर दिया। इस तरीके से कॉर्नवालिस ने बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स से रिलेटेड कार्य किए। याद रखना, कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवाओं का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रशासनिक सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस के बाद में सर जॉन शोर नाम के गवर्नर जनरल बने। सर जॉन शोर जो थे उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ना तो किसी से ना संधि करी, ना ही कोई विभेद उत्पन्न किया, और अंततः सर जॉन शोर के बाद अगले गवर्नर जनरल का नाम होता है लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805 ईस्वी लगभग। आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से कॉर्नवालिस के बाद में सर जॉन शोर और सर जॉन शोर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और सर जॉन शोर के बाद में अगले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पर केवल वेलेजली। आइए लॉर्ड वेलेजली के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात, वेलेजली जो थी इन्हें ब्रिटिश काल में, कौन से काल में? ब्रिटिश काल में सहायक संधियों का जनक, सहायक संधियों का जनक इनको कहा जाता है। वेलेजली को ब्रिटिश काल में सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। पर याद रहे एक छोटा सा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत में सहायक संधियों के जो जनक थे वो थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधियों का जनक माना जाता है। और याद रहे वेलेजली जो थे इनको सहायक संधियों का जनक नहीं, ब्रिटिश काल में सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। दोनों में अंतर है। सहायक संधियों का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और ब्रिटिश काल में सहायक संधियों का जनक कौन? वेलेजली। वैसे वेलेजली ने सहायक संधियों को व्यवस्थित रूप दिया था, प्रारंभ इसका नहीं किया। ऑल ओवर हिस्ट्री वेलेजली जो थे, वेलेजली के समय की सबसे प्रमुख घटना सहायक संधि मानी जाती है, और सहायक संधियों में इन्होंने सबसे पहले लगभग 1798 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद के निजाम से संधि की। इससे हैदराबाद के निजाम से इन्होंने संधि की थी। हैदराबाद के निजाम ने बतौर मराठों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सहायक संधि कर ली।
वेले जली की सहायक संधियों की आंच राजस्थान तक पहुंची और राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत थी भरतपुर। राजस्थान का भरतपुर 29 सितंबर 1803 के दिन भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से मैत्री संधि, कौन सी संधि करी? मैत्री संधि। भरतपुर की देखा देख भरतपुर की पड़ोसी रियासत अलवर में सुरक्षा कारणों की वजह से 14 नवंबर 1803 के दिन अलवर के राजा विनय सिंह ने अंग्रेजों से राजस्थान की प्रथम आक्रामक और रक्षात्मक संधि करी। कैसी संधि करी? आक्रामक और रक्षात्मक संधि की। भरतपुर के शासक महाराजा रंजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 के दिन मैत्री संधि करी। अलवर के राजा विनय सिंह ने 14 नवंबर 1803 के दिन आक्रामक और रक्षात्मक संधि करी। ये भी अपने स्तर की पहली संधि थी और ये भी अपने स्तर की पहली संधि थी। और याद रहे, दोनों ही संधियां अधीनता संधि नहीं थी, दोनों की दोनों संधि अधीनता संधि नहीं थी। याद रहे, वेले जली के समय की सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध एक एक करके 4 हो गए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1769 से 72 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 से 82 ईस्वी तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से 91 ईस्वी तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। याद रहे भाई और बहनों, इन डेटों में और एनसीईआरटी की डेटों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे प्रथम युद्ध 1769 से 72 के मध्य हुआ, पर एनसीईआरटी में ये 1767 से 69 के मध्य है। ये ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इन डेटों को प्राथमिकता पे रहा। एनसीईआरटी के माध्यम से आप इनको 67 से 69 कर सकते हो, 80 से 84 कर सकते हो, ठीक। बाकी दोनों डेट सेम है। अब मामला क्या था? दरअसल ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसी परिस्थिति के समय पर मैसूर, जो कर्नाटक में, कहां पर है मैसूर? कर्नाटक। यहां पर वाड्यार वंश का शासन था। कौन से वंश का? वाड्यार वंश का शासन था, जिसके प्रमुख शासक थे देवराज और नंदराज। देवराज और नंदराज इसके प्रमुख शासक थे। देवराज और नंदराज एक भरोसेवादी शासक थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर बगैर किसी एक धर्म को प्रधानता देते हुए सभी को प्रधानता दी। ऐसी परिस्थितियों में इनके एक दरबारी का नाम था हैदर, यानी कि हैदर अली। उसी हैदर अली ने इन दोनों को अपदस्थ करके अंततः मैसूर की सत्ता हथियाली और बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार और इस्लामीकरण प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे मंदिर तोड़े, बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर जनता का कन्वर्टेशन इस्लाम में किया। ऐसी परिस्थितियों में हैदर अली के खिलाफ मजबूरन अंग्रेजों को युद्ध में आना पड़ा और 1769 से 72 के मध्य हुए युद्ध को कहा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें अंग्रेज हारे और मैसूर
जीता। अतः मैसूर को इस युद्ध का बहुत फायदा हुआ और लगभग 1672 में की गई इस संधि का नाम था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने इस युद्ध को हारने के बाद दूसरे युद्ध की तैयारी करी और दूसरे युद्ध में हैदर अली को परास्त कर मार डाला और मैसूर के एक बड़े साम्राज्य का अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद जो संधि हुई उस संधि को कहा जाता है 1782 मंगलौर की संधि। काय की संधि? मंगलौर की संधि। याद रहे कि इस संधि के बाद में हैदर अली की मृत्यु हुई और मतलब हैदर अली की मृत्यु हुई, संधि हुई और हैदर अली की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र जिसका नाम था टीपू। कौन? टीपू। अगला सुल्तान बनता है, इसे आप टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। याद रहे कि जो टीपू सुल्तान था ने गद्दी पर बैठने के साथ में बड़े पैमाने पर साम्राज्य विस्तार, इस्लामीकरण, मंदिर तोड़ना, दक्षिण भारत के पद्मनाभ पर आक्रमण, ऐसे कई सारे भीषण आक्रमणों में बड़े पैमाने पर साम्राज्य विस्तार कर लिया। नतीजतन अंग्रेजों को टीपू सुल्तान का भी सामना करना पड़ा, परंतु टीपू सुल्तान जिसको उर्दू, अरबी, कन्नड़ विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, इस टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक हथियार खाना स्थापित किया। आधुनिक हथियार खाना स्थापित किया। आधुनिक हथियार खाने से मतलब युद्ध में उस समय पर तो बंदूक तो चलते ही थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने मिसाइल का भी निर्माण करवा लिया फ्रांसीसियों की सहायता से, यानी मिसाइल दागने वाला सिस्टम कर लिया। ऐसी परिस्थितियों में तीसरे युद्ध में जब अंग्रेजों का टीपू सुल्तान का आमना सामना हुआ तो माना जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेज हार। लेकिन चौथे युद्ध में तीसरे युद्ध को अंग्रेज हार गए और इसे रंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। इसे रंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। पहले युद्ध में पहले युद्ध के अंतर्गत मंगलौर की संधि, दूसरे युद्ध के पहले युद्ध के अंतर्गत मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध के अंतर्गत मंगलौर की संधि, तीसरे में रंगपट्टनम की संधि और चौथा युद्ध 1799 में हुआ टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य वेलेजली के समय पर। और अंततः इस युद्ध में फ्रांसीसियों की सहायता टीपू सुल्तान ने प्राप्त की, लेकिन अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारकर के संपूर्ण मैसूर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और अंततः माना जाता है कि मैसूर पर अधिकार करने के बाद यहाँ का शासक कृष्णराज नाम के भाटियार वंश के एक शासक को मान लिया गया अंग्रेजों की ओर से। इस तरीके से वेलेजली ने मैसूर में मुस्लिम सत्ता समाप्त कर दी। तो इस तरीके से लॉर्ड वेलेजली ने काफी ठीक कार्य किया और 1805 में इनकी बाद में 1805 में वेलेजली के बाद में एक बार फिर से कार्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल बने। कार्नवालिस के बाद में मिंटो प्रथम अगले गवर्नर जनरल बने। मिंटो प्रथम 1805 ईस्वी से 1813 ईस्वी अगले गवर्नर जनरल बने। ये जो मिंटो प्रथम थे, इन मिंटो प्रथम के समय की सबसे प्रमुख घटना थी 1809 ईस्वी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं मैं, आप सुनिएगा। 1809 में जो संधि हुई थी लगभग 25 अप्रैल के दिन, 25 अप्रैल के दिन, एक तरफ थे पंजाब के शासक
महाराजा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ थे अंग्रेज मिंटो प्रथम। अंग्रेज मिंटो प्रथम। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, उनके बारे में सुनिए। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु की मृत्यु के बाद स्थायी गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया। और याद रहे, आगे चलकर सिख संगठन 12 भागों में विभाजित हो गया, जिनको 12 जत्थे कहा गया। इनमें से सुकर चकिया नाम का एक मिसर थी, जिसके प्रमुख थे जस्सा सिंह एलुवालिया। इन्हीं के पुत्र का नाम था, इन्हीं के एक साथी थे महासिंह, जिनके पुत्र का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इनके पिता महासिंह हो गए, माता राजकौर हो गई और पत्नी मेहताब कौर। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो अफगान शासकों की ओर से लाहौर के एक किरदार नियुक्त किए गए, लेकिन सही समय आने पर महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर सहित वर्तमान का पूरा पाकिस्तान, वर्तमान का पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्रों पर अधिकार करके एक बहुत ही शक्तिशाली सिख सेना का निर्माण कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे, रणजीत सिंह जी के समय पर 1809 में अंग्रेज भी बहुत पावरफुल थे, जिस कारण 1809 में अमृतसर की संधि हो गई। अमृतसर की संधि में हुआ क्या, सतलज नदी को सिख साम्राज्य, अंग्रेज साम्राज्य का बॉर्डर माना गया कि सतलज के दक्षिण में सिख नहीं आएंगे और उत्तर में अंग्रेज नहीं जाएंगे। और इस तरीके से 1809 में अमृतसर की संधि 25 अप्रैल के दिन मिंटो प्रथम महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हो गई। मिंटो प्रथम के बाद हम अगली जानकारी अगले सेगमेंट में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।